Hi everyone, this is me Irfan Hussain and you are watching the YouTube channel Nursing with M Smile Tutorial. Guys, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जेनेरिक BSN सेमेस्टर 1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के रोल ऑफ द नर्स यूनिट नंबर 2 की सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर फर्स्ट पार्ट को देखिए ताकि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाए। इससे और आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस की लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। गाइस, हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ रोल ऑफ नर्स के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स कवर किए थे जो कि आपको आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। और आज हम डिस्कस करते हैं जी कुछ मज़ीद ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपका आते हैं जी नर्सिंग एक्टिविटीज़। परसों फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स जिसमें रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ तक हमने कंप्लीट किया था जो कि एक नर्सिस का किसी भी कम्युनिटी के अंदर उसकी स्कोप में रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और वेलनेस और हेल्थ की मेंटेनेंस करना उसमें इंक्लूड था। तो आज हम पढ़ते हैं जी नर्सिंग एक्टिविटीज़। नर्सिंग अपनी कम्युनिटी में या अपनी फैमिली मेम्बर्स में या जो भी उसकी हेल्थ केयर सेटिंग्स होती है उसमें उसका क्या क्या रोल हो सकती है, उसका क्या क्या एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो नर्सिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड द फॉलोइंग: प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू द इल पर्सन सच एज एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस, बाथ्स एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट। एक नर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली किसी भी इल पर्सन को डायरेक्टली वो केयर भी देते हैं सच एज एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस। जब कोई बंदे बीमार होते हैं, जब इल होते हैं तो उसको आप डायरेक्टली उसको मेडिकेशंस वगैरह उसको एडमिनिस्टर कर देते हैं। और अगर कोई पेशेंट बेड रीडन पेशेंट हो तो उसको प्रॉपर तरीके से आप बाथ्स वगैरह कर देते हैं, उसकी माउथ की केयर वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आते हैं। और स्पेसिफिक जो प्रोसीजर्स होते हैं और ट्रीटमेंट्स होते हैं आप उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रिंग असेसमेंट प्रोसीजर सच एज मेयरिंग ब्लड प्रेशर एंड एग्जामिन फीसिस फॉर ऑकल ब्लड। इसमें आते हैं जी आप डायग्नोस्टिक जो ऐसे प्रोसीजर्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो उसकी आपने डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, आप उसकी जो ब्लड प्रेशर वगैरह होते हैं और उन सारी चीज़ों को आप कलेक्ट कर देते हैं। उसके जो फीसिस होते हैं उसको भी आप कलेक्ट कर देते हैं फॉर ओकल ब्लड। ओकल ब्लड मतलब जो है वो आपकी फीसिस के अंदर अगर किसी भी इंटेस्टिनल जो ब्लीडिंग होती है, इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से ब्लड की जो सेल्स आपकी फीसिस के अंदर चले जाते हैं जो कि आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, वो मज़ीद जाके उसकी डायग्नोसिस वगैरह लैब के अंदर होती, तो आप फीसिस वगैरह भी आप कलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद कंसल्टिंग विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अबाउट क्लाइंट प्रॉब्लम्स। जब भी कोई पेशेंट के साथ बहुत मतलब सीरियस प्रॉब्लम होता है जिसको आप अगर कवर नहीं कर सकते, आपको मतलब आपकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है और आप उस चीज़ को उस गोल को आप अचीव नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी जो हेल्थ केयर टीम्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जिसमें आपकी सीनियर नर्सिस आते हैं और सीनियर्स फिजिशियंस आते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, जितने भी डी फार्मेसी और जितने भी आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ आपका क्या करते हैं, उनके साथ आप कंसल्ट करते हैं, उनसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप डिस्कस करते हैं। Teaching clients about recovery activities such as exercises that will accelerate recovery after a stroke. आप पेशेंट को डायरेक्टली टीचिंग भी देते हैं कि सच एज कुछ एक्टिविटीज़ करने की उसको क्या कर देते, टीचिंग कर देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें किसी बंदे को अगर स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक के बाद उसकी रिकवरी के लिए जो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही लाजमी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि उसकी रिकवरी के टाइम के लिए बहुत ही एसेंशियल साबित होता है, एसेंशियल प्रूफ होता है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रोक के बाद जो नसों के जो अंदर खून की जो रवानी होती है वो आप प्रॉपर तरीके से जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उनके अंदर सही तरीके से क्या होते हैं, प्रॉपर तरीके से वहाँ ब्लड की सप्लाई होती है और आपकी रिकवरी में बहुत ही जल्दी होती है और हेल्पफुल होते हैं।
नर्सिंग एक्टिविटीज़ में रिहैबिलिटेटिंग आते हैं, जिसमें आप क्लाइंट्स को जितने भी आपके फिज़िकली और मेंटली इलनेस और इंजरी और केमिकल एडिक्शंस जितने भी होते हैं उनको आप रिहैबिलिटेट करते हैं और उनको ऑप्टिमल फंक्शनल लेवल तक आप लेके आते हैं, उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। इंजरी होने से रिस्क फैक्टर्स जितने भी होते हैं और केमिकल एडिक्शन जिन लोगों ने केमिकल को जो एडिक्ट बनाया हुआ है, एडिक्टेड जो केमिकल एडिक्टेड होते हैं, और मेंटल इलनेस और फिज़िकल इलनेस, इन सारी चीज़ों के जो पेशेंट होते हैं उनको आप कवर कर रहे होते हैं, उनको आप गाइड कर रहे होते हैं, उनकी जो ऑप्टिमल हेल्थ को आप मेंटेन कर रहे होते हैं, जो कि रिहैबिलिटेटिंग में आते हैं। और केयर ऑफ़ द डाइंग यानी कि जो बंदा पर्सनली जो नहीं है टर्मिनली जो इल पेशेंट होते हैं, यानी कि वो एक्सपायरी की तरफ जा रहे होते हैं, उनकी भी आपने केयर करना है। उनको आपने ऐसे नहीं छोड़ना कि ये बंदा मरने वाला है, आगे वो एक्सपायरी की तरफ जा रहा है और उसकी मज़ीद केयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका नर्सिंग प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। जो कि अगर कोई भी बंदा अगर डाइंग की तरफ जा रहा है, एक्सपायरी की तरफ जा रहा है, फिर भी आपने उसको प्रॉपर तरीके से आपने अपनी नर्सिंग केयर उसको प्रोवाइड करना है, कंफर्ट करना है और केयरिंग फॉर दी पीपल ऑफ ऑल एजेस हु आर डाइंग। जितने भी जो एजेस के लोग होते हैं उनकी आपने केयर करना है। जब वो उनकी एक्सपायरी की तरफ जा रहे होते हैं, आपने उनकी भी केयर करना है, उनको कंफर्ट इन्वायरमेंट आपने प्रोवाइड करना होता है। इट इंक्लूड्स हेल्पिंग क्लाइंट्स लाइव एज कंफर्टेबली एज पॉसिबली एंटिल डेथ एंड हेल्पिंग सपोर्ट पर्सन कोप विद डेथ। आपने उस बंदे को भी ऐसी टेक्निक्स, ऐसी मतलब उसकी सपोर्ट करना है, किस तरीके से आपने डेथ को कूप करना है। जब डेथ की तरफ जा रहे हो तो आप उसको स्पिरिचुअली भी, जो उसकी रिलीजन के हवाले से भी आप उसको गाइड कर रहे होते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं और उस डेथ को वो क्या करते हैं, कूप कर रहे होते हैं। सेटिंग्स फॉर नर्सिंग में अगर हम बात करें तो पास्ट में नर्सिंग कहाँ कहाँ पर अपनी जो प्रैक्टिस होती है वो कहाँ कहाँ पर वो अप्लाई करते थे, कहाँ पर वो काम करते थे। तो इन द पास्ट द एक्यूट केयर हॉस्पिटल वाज द मेन प्रैक्टिस सेटिंग ओपन टू मोस्ट नर्सेज। जितने भी जो पास्ट में नर्सेज के लिए क्या ओपन था, वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूट केयर हॉस्पिटल के अंदर वो वहाँ पर जाके अपनी प्रैक्टिस को वहाँ पर अप्लाई करते थे। लेकिन आजकल के दौर में नर्सेज कहाँ पर काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काम करते हैं। और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं और क्लिनिक में वो काम कर सकते हैं। किसी मतलब डॉक्टर की उसकी अगर किसी कहीं पर भी क्लिनिक वगैरह हो तो वो वहाँ पर जाके अपनी प्रैक्टिस को वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर बीएस नर्सिंग के बाद अगर आपकी जो जॉब लगती है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब लगती है, जिसमें आपका 16 ग्रेड का आपका जॉब होगा। तो इंक्रीजिंगली दे वर्क इन क्लाइंट्स होम्स के अंदर भी आप क्लाइंट के होम में आप विजिट करके वहाँ पर जो प्रॉब्लम होते हैं उनको भी आप रिकवर कर रहे होते हैं, वहाँ पर जाके आप काम कर रहे होते हैं। और जितने भी कम्युनिटी की एजेंसीज होती हैं उनके साथ भी आप मिलकर आप काम कर रहे होते हैं और हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एम्बुलेटरी क्लिनिक्स के अंदर आप काम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म जो केयर होती है वो भी आप दे सकते हैं। हेल्थ मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मिलकर आप काम कर सकते हैं। और नर्सिंग प्रैक्टिस सेंटर्स के अंदर भी एक नर्स आज के दौर में वो काम कर सकते हैं। Nurses have different degree of nursing autonomy and nursing responsibility in the various settings. किसी भी सेटिंग्स के मुख्तलिफ सेटिंग्स होती है जिसमें आपकी डिग्री के हिसाब से आपने जो आपकी कोर्स होती है उसी के हिसाब से आपकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फ़र्ज़ करें एक एनेस्थीसिया नर्सिंग का जो है उसका अलग डिपार्टमेंट में उसका सेटिंग में अलग उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर किसी ने जो ओटी में अगर उसने टेक्नीशियन किया हो और उसने उस प्रॉपर नर्सिंग उधर कोर्स किया हो तो उसकी अलग अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बीएस नर्सिंग करने वाले का अलग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मुख्तलिफ सेटिंग्स में। आरएन वाले का अलग उसका सेटिंग्स होता है। तो ये आपकी कोर्स पर डिपेंड करता है। दे में प्रोवाइड डायरेक्ट केयर, टीच क्लाइंट, वो डायरेक्ट भी केयर देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया था कि मेडिकेशंस ज़रिए मेडिकेशंस वगैरह वो आप डायरेक्टली उसको एडमिनिस्टर कर देते हैं। और आप क्लाइंट्स को टीच भी कर सकते हैं और पर्सन की आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। सर्व एज नर्सिंग एडुकेट्स, आप नर्सिंग एडुकेट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी पेशेंट की राइट्स के लिए आप आगे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उसको जो फैसिलिटी नहीं मिल रहा होता उसको आप बहाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
एंड हेल्प डिटरमाइन हेल्थ पॉलिसीज़, जितने भी हेल्थ जो पॉलिसीज़ होती है उनको आप उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी समझने में आपकी कंज्यूमर्स को, जितने भी आपकी क्लाइंट्स होती है कम्युनिटी के अंदर या हॉस्पिटल में, उनको समझाने में आप बहुत उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस की, तो स्टैंडर्ड्स का मतलब ये वो क्या क्या उसके पास एजुकेशन है, क्या उसके पास नॉलेज है, क्या उसके पास उसकी जो अलग अपनी एक स्किल होती है, एक्सपीरियंस होती है प्रैक्टिकल फॉर्म में, वो उसका क्या क्या हो सकता है जो कि उसकी स्टैंडर्ड्स में आते हैं। इस्टेब्लिशिंग, आपने इस्टेब्लिश करना हो तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस और मेजर फंक्शंस ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का और एक प्रोफेशनल पर्सन का उसकी स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत ही उसके लिए मेजर फंक्शंस कर रहा होता है। आपकी प्रैक्टिस, आपकी जितने भी स्किल होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है, और आपकी अपनी प्रोफेशन को उधर इंट्रोड्यूस कर रहे होते, उसको प्रेजेंट कर रहा होता है। स्टैंडर्ड्स क्या चीज़ है, रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी वैल्यूज़ को, आपकी प्रायोरिटीज़ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन को। आपकी नर्सिंग की जो प्रोफेशन है उसकी जितने भी वैल्यूज़ होती है और प्रायोरिटीज़ होती है, वो आपकी स्टैंडर्ड्स उसको शो कर रहे होते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। आपकी अगर आपकी स्टैंडर्ड्स अच्छी है तो आप उस नर्सिंग प्रोफेशन को भी अच्छी तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अच्छी उसकी वैल्यूज़ दिखा रहे होते हैं। और अगर आपके पास स्टैंडर्ड्स नहीं है, प्रॉपर तरीके से आप मैनेज नहीं कर सकते, आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, आपके पास स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, तो आप अपनी प्रोफेशन को अच्छी तरीके से उधर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस, ये आपकी नर्सिंग प्रैक्टिस का एक डायरेक्शन बता रहा होता है। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द इवेल्युएशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, आप जब जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे उसके बाद उसका कुछ न कुछ इवैल्यूएशन होता है, उसका कुछ गोल अचीव होता है, तो उस किस हद तक आपने उस गोल को आपने अचीव किया है, आपने किस हद तक आपने अपनी प्रैक्टिस को सक्सेस किया है, ये भी आपको क्या करता है, आपकी स्टैंडर्ड्स ही आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आपकी स्टैंडर्ड्स आपकी प्रोफेशंस की अकाउंटेबिलिटी को पब्लिक के सामने और क्लाइंट के आउटकम्स के लिए, और जो कि एक नर्स उसकी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, आपकी प्रोफेशंस की अकाउंटेबिलिटी को शो कर रहे होते, डिफाइन कर रहे होते पब्लिक के सामने, और आपकी स्टैंडर्ड ही आपकी क्लाइंट की जो आउटकम्स होती है उसकी इवेल्युएशन होती है उसको शो कर रहे होते, जो कि एक नर्स खुद उसके लिए क्या चीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि उसने अपनी प्रोसेस नर्सिंग प्रोसेस या अपनी जो स्टैंडर्ड्स है वहाँ पर अप्लाई किया था। अब उसकी जो आउटकम्स आते हैं वो खुद उस नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में असेसमेंट आते हैं। इसमें मेनली 5 चीज़ें होती हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे जाके, और ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसको आपने हर हाल में रिमेंबर करना है और अच्छी तरीके से इसको समझते हुए आगे लेके जाना होता है। तो इसमें आपका स्टैंडर्ड्स में 5 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें आपका असेसमेंट आते हैं और डायग्नोसिस होते हैं और प्लानिंग आते हैं और इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट में आपका इवैल्यूएशन आते हैं। तो असेसमेंट में जब भी कोई पेशेंट आपके पास आते हैं, सबसे पहले आप वहाँ से आपका असेसमेंट जो फेज़ होता है वो स्टार्ट होता है। तो उसमें आप क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट आपके पास आते हैं, फ़र्ज़ करें एक हाइपरटेंसिव जो पर्सन होते हैं वो आपके पास आता है, तो आपने क्या करना है, वहाँ से उस पेशेंट के साथ ग्रीट वगैरह करने के बाद, उसके साथ इंट्रोडक्शन करने के बाद, उसके साथ उसके जो डेटा होते हैं, जो वाइटल साइंस वगैरह होते हैं, आपने वहाँ से कलेक्ट करना है। वो सबसे पहले असेसमेंट फेज़ में आता है। उसके बाद डायग्नोसिस आता है। डायग्नोसिस के बाद आप जो डेटा आपने असेसमेंट फेज़ में आपने कलेक्ट किया है, उस डेटा को आप एनालिसिस करते हैं, उस डेटा को आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी स्पेसिफिक उसकी स्टडी करते हैं, और कुछ ना कोई आप डायग्नोसिस निकाल लेते हैं।
और आउटकम आइडेंटिफिकेशन तो ये तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि नर्सिस आइडेंटिफाई करते हैं कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड जो आउटकम्स होती, जिसमें आप मतलब ये चीज़ अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे कुछ ये जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो है पेशेंट से ये मिलना चाहिए, ये आप इस फेज में करते हैं। इसके बाद प्लानिंग करते हैं। आपने जो डायग्नोसिस दिया है, डायग्नोसिस जब आपने किया है तो उस डायग्नोसिस के अगेंस्ट में आपने कोई ना कोई प्लान करना है, कोई ना कोई मतलब ये चीज़ मैंने करना है, कोई ना कोई चीज़ प्रिस्क्राइब करना है, इंटरवेंशन आपने तैयार करना है कि इस बंदे को मैंने क्या चीज़ देना है, क्या केयर देना है। ये आपकी प्लानिंग फेज में आते हैं। उसके बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं, जिसमें आपने जो भी चीज़ आपने प्लानिंग में किया है उसको आपने प्रैक्टिकल फॉर्म में वहाँ पर अप्लाई करना है पेशेंट पर, जिसमें आपका नर्स इम्प्लीमेंट करते हैं और इंटरवेंशंस करते हैं और प्लान ऑफ केयर को आइडेंटिफाई करते हैं। इवेलुएशन में क्या होता है, जब आप इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप कुछ एक्सपेक्टेड जो आउटकम्स होते हैं उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर को ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया, ये केयर मैंने यहाँ पर दिया है, तो मुझे ये चीज़ मुझे आनी चाहिए, इसका कुछ ना कोई आउटकम्स आनी चाहिए। ये आप इवेल्युएशन फेज में करते हैं, किस हद तक मेरी जो प्रैक्टिस है वो किस हद तक सक्सेस की तरफ गया है, या मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, या मतलब इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ये आपका इवेल्युएशन फेज में आते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्स, फंक्शन ऑफ द नर्सिस केयर गिवर। वो प्राइवेट ड्यूटी भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल्स होते हैं, जिसमें आपका केयर गिवर के तौर पर भी काम कर सकते हैं एक प्रोफेशनल नर्स, और पेशेंट एजुकेटर के तौर पर भी, काउंसलर, लीडर, और एज ए मैनेजर, एज ए टीचर, एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी आप कम्युनिटी के अंदर काम कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एक प्रोफेशनल नर्स का सिर्फ बेड साइड की हद तक नहीं होते, वो अपनी कम्युनिटी के अंदर एक बहुत अच्छी पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ऑन कर सकते हैं। रोल्स एंड फंक्शन ऑफ द नर्स केयर गिवर किस तरीके से काम करता है, इनकम्पोसेस द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, साइको सोशल, डेवलपमेंटल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लेवल्स, जिसमें क्या होता है एक केयर गिवर के तौर पर किस तरीके से काम करते हैं, जितने भी फिजिकल जो और साइको सोशल और डेवलपमेंटल, कल्चरल और स्पिरिचुअल लेवल्स के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एक केयर गिवर उन सारी चीज़ों को कवर कर रहा होता है। नर्सेज सपोर्ट द क्लाइंट बाय एटीट्यूड्स एंड एक्शन, अपनी एटीट्यूड और एक्शंस के ज़रिए से आपने क्लाइंट की सपोर्ट करना है। दैट शो कंसर्न फॉर क्लाइंट वेलफेयर, जो कि क्लाइंट की वेलफेयर के लिए काम कर रहा होता है, वेलफेयर के लिए मतलब प्रूफ हो रहा होता है, और एक्सेप्ट करते हैं आप एक क्लाइंट को एज ए पर्सन, एक वो भी उस एक इंसान के तौर पर भी कोई भी क्लाइंट हो जब आपके पास आते हैं उसके साथ ट्रीट करते हैं। कम्युनिकेटर के तौर पर आप किस तरीके से काम करते हैं, कम्युनिकेशन इज़ इंटीग्रल टू ऑल नर्सिंग रोल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आपकी नर्सिंग फील्ड में बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, बहुत ही लाजमी होता है। जबकि जब तक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, आप इस फील्ड में अपनी वैल्यू को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो नर्सिस किस तरीके से काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट के साथ। आपके पास जो क्लाइंट आते हैं उसके साथ जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं हो, उसके साथ आप अच्छी तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, और वो क्लाइंट आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। एंड पीपल इन द कम्युनिटी, जितने भी आपके पीपल कम्युनिटी के अंदर होते हैं उनके साथ भी आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होती है, और आपकी हेल्थ प्रोफेशनल जो टीम्स होती है जिसमें सीनियर्स आते हैं, आपके नर्सिस वगैरह आते हैं और डॉक्टर वगैरह इसी प्रोफेशनल्स के अंदर आते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर आते हैं। तो जितने भी जो सपोर्ट पर्सन्स करना आपने ये इस सारी चीज़ें किस तरीके से करते हैं, आप कम्युनिकेशन के ज़रिए से आप एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। एज ए टीचर किस तरीके से काम करते हैं आप, द नर्स हेल्प्स क्लाइंट लर्न अबाउट देयर हेल्थ एंड ट्रू हेल्थ केयर प्रोसीजर्स देयर नीड टू परफॉर्म टू रिस्टोर और मेंटेन देयर हेल्थ। एज ए टीचर एक प्रोफेशनल नर्स किस तरीके से काम करते हैं, आप क्लाइंट्स की इस तरीके से हेल्प करते हैं कि उसको अपनी हेल्थ के बारे में समझने के लिए आप उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, और जो प्रोसीजर्स आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उसके बारे में भी आप उसको बताते हैं कि ये किस हद तक आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, और किस तरीके से आपके बॉडी पर काम करते हैं, और किस तरीके से आपकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं और रिस्टोर कर रहे होते हैं। आप उसको बता देते हैं कि किस तरीके से आपने ये प्रोसीजर्स करना है,
है, ये टेक्निक्स करना है, और क्या क्या आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ये क्या क्या आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें जो है ना एज ए टीचर काम कर रहे होते हैं। रोल एंड फंक्शन ऑफ द नर्स में एडुकेट आते हैं, क्लाइंट्स की एडुकेट, जिसमें आप एक क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर होते हैं, जो फैसिलिटी उसको नहीं मिल रहा होता है उसकी राइट्स के लिए आप खड़े हो जाते हैं, आप बिल्कुल सामने आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। आपने जो भी आपकी क्लाइंट होते हैं अगर उसको तरीके से उसकी राइट्स को फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप आगे जाके उन चीज़ों को आगे लेके जाते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से उसकी राइट्स उसको देने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये आपका क्लाइंट्स एडुकेट में आता है। उसकी हेल्थ की जो भी आपकी क्लाइंट के नीड होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आप, और जो हेल्थ क्लाइंट की जो विशेस होती है उसको भी आप रिप्रेजेंट करते हैं टू अदर हेल्थ प्रोफेशनल। दूसरे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ आप ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। उसकी राइट्स के लिए भी काम करते हैं, जो कि उसकी क्लाइंट की बेस्ट के लिए बहुत ही, उसकी रिकवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सोशल एडुकेसी में क्या आते हैं, क्लाइंट एडुकेसी और सोशल एडुकेसी में आप पूरे एक पॉपुलेशन को या आप एक कम्युनिटी को जो कि लेते हैं, जिसमें आप उनकी राइट्स के लिए, उनकी हक के लिए आप जो फैसिलिटी उनको नहीं मिल रहे होते, उनकी हेल्थ के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से, तो आप उनके हक में आप बिल्कुल मतलब उनको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप उनके अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं। तो नर्सेस इंगेज इन दिस फॉर्म ऑफ एडुकेसी कैन क्रिएट हेल्थ इन्वायरमेंट। जब आप इस एडुकेसी में आप इंगेज होते हैं तो हेल्दी इन्वायरमेंट्स आप क्रिएट कर रहे होते हैं थ्रू पॉलिटिकल एक्शंस भी ज़रूरी होता है। आप सियासत में, पॉलिटिक्स, जितने भी आपकी पॉलिटिक्स होती उनके साथ आप ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज़ें करो, जो कि एक क्लाइंट्स के लिए, एक पॉपुलेशन के लिए, एक कम्युनिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, और कम्युनिटी एजुकेशन के लिए आप हेल्थ पॉलिटिक्स के साथ बात करते हैं, और जितने भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके साथ भी आप इंगेज होते हैं, उनके साथ भी ये सारी जो प्रॉब्लम होते हैं उनको शेयर कर देते हैं। तो ये सोशल एडुकेसी में आते हैं। एज ए काउंसलर आप काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग क्या चीज़ होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप क्लाइंट की हेल्प कर रहे होते हैं। किस चीज़ के लिए, वो जो भी उसके लिए स्ट्रेसफुल, साइकोलॉजिकल जो भी या सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, और उसको किस तरीके से अडेप्ट करना है, उसको किस तरीके से कोप करना है, ये आपका काउंसलर में आता है। और किस तरीके से आप लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि उसकी पर्सनल ग्रोथ भी की प्रमोशन भी होती है। नर्स क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं क्लाइंट को अल्टरनेटिव बिहेवियर्स अपनाने के लिए। जब भी कोई मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशंस आते हैं, तो आपने अपनी बिहेवियर्स को अच्छी तरीके से आगे लेके जाना है, बिहेवियर्स को आपने चेंज करना है। तो उससे उसको क्या होता है, उसको कूप करने की एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। रिकॉग्नाइज दी चॉइसेस, आपने उनकी चॉइस को भी रिकॉग्नाइज करना है, जो क्या चाहते हैं ये भी आपने रिकॉग्नाइज करना है, और डेवलप करना है सेंस ऑफ कंट्रोल। उनके अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल, यानी कि खुद पर कंट्रोल करने की एक सेंस जो है ना आपने डेवलप करना उनके अंदर। प्रोवाइड इट टू वन बेसिस, ऑन वन बेसिस और इन ग्रुप्स। आप काउंसलिंग कब करते हैं, एक बंदे को भी आप, जब जो भी पेशेंट आपके पास आते हो आप उसको भी काउंसलिंग कर सकते हैं, और आप एक कम्युनिटी लेवल पर भी एक प्रोग्राम वगैरह बनाकर, एक कंडक्ट करके, सेशन वगैरह कंडक्ट करके आप उनको भी काउंसलिंग कर सकते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में। तो रोल्स एंड फंक्शन ऑफ द नर्स में एक लीडर किस तरीके से काम करते हैं। लीडर जब होते हैं तो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे जो लोगों की जो वर्क पर आप क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस होता है, आपका असर होता है, जिसमें आप स्पेसिफिक गोल की अचीवमेंट के लिए काम कर होते हैं, एक पूरी टीम को लेकर काम कर रहे होते हैं। तो द लीडर रोल कैन बी एम्प्लॉयड एट डिफरेंट लेवल्स पर आप काम करते हैं। एक इंडिविजुअल क्लाइंट की भी आप लीड कर सकते हैं, फैमिली को भी आप लीड कर सकते हैं, उनकी हेल्थ के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप खुद लीड करके आगे ले जाते हैं। और ग्रुप्स ऑफ क्लाइंट को भी आप लीड कर सकते हैं, और आपकी कोलीग्स को भी आप लीड कर सकते हैं, और आपकी कम्युनिटी को, ओवरऑल आपकी कम्युनिटी को भी आप लीड कर सकते हैं।
जो कि उनकी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैनेजर के तौर पर किस तरीके से हम काम करते हैं, दी नर्स मैनेजेस द नर्सिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। एक मैनेजर आपके अपने किसी भी नर्सिंग सेटअप्स में या किसी भी कम्युनिटीज़ के अंदर या फैमिलीज़ के अंदर जो जो उनको नर्सिंग केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते, उन सारी सर्विसेज को और उनके अंदर जो नर्स होते हैं उनको भी मैनेज कर रहे होते। किस तरीके से आपने कहाँ पर अपनी नर्सिंग केयर को देना है, किस तरीके से आपने नहीं देना है, ये सारी चीज़ें आपके एज ए मैनेजर के तौर पर काम करते हैं, जिसमें नर्स मैनेजर आल्सो डेलीकेट नर्सिंग एक्टिविटीज़, जो भी नर्सिंग एक्टिविटीज़ होती है फर्स्ट का मैंने पहले भी बताया एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, डेलीगेट्स कर रहे होते हैं, उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है। अदर नर्सिस और जो दूसरे जो नर्सिस के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उन पर आप सीनियर बनकर उन पर सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं और उनकी जितने भी परफॉर्मेंस होती है उसको आप इवेलुएट करते हैं, यानी कि किस हद तक इन्होंने सही काम किया है, सक्सेस की तरफ गया है या इनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो एज ए रिसर्चर किस तरीके से काम करते हैं, आप उसी फील्ड के अंदर रहकर, पहले भी बताया था, आप एज ए रिसर्चर के तौर पर वो आपकी ऑनगोइंग रिसर्च भी होनी चाहिए। एक रिसर्च के तौर पर भी आप नर्सिंग एक प्रोफेशनल नर्स काम कर सकते हैं। नर्सेस ऑफन यूज रिसर्च टू इम्प्रूव क्लाइंट केयर इन क्लिनिकल एरिया। नर्सेस नीड टू अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस एंड लैंग्वेज ऑफ रिसर्च। एक नर्स जो है ना क्या कर सकते हैं, रिसर्च के ज़रिए से अपनी क्लाइंट की इम्प्रूवमेंट के लिए, क्लाइंट की केयर के अंदर जो जो इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत होती है वो एक नर्स रिसर्च के ज़रिए से काम कर सकते हैं। रिसर्च के ज़रिए से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की रिसर्च करते हैं, न्यू रिसर्च आते हैं, उन पर आप रिसर्च करते हैं, आर्टिकल्स मतलब देखते हैं, उसके बाद क्लाइंट की केयर की इम्प्रूवमेंट में लाते हैं, यानी कि जो चीज़ें आप उसको टेक्निक्स आप उसको प्रोवाइड कर रहे होते उसके अंदर आप चेंजेस लाते हैं, उसके अंदर आप एडवांसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, जो कि उसकी हेल्थ के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्लिनिकल एरिया में नर्सिस के लिए क्या ज़रूरी होता है, जितने भी प्रोसेस और लैंग्वेज ऑफ रिसर्च जो है ना उनसे अवेयरनेस होना एक बहुत ही लाजमी होता है। सेंसिटिव टू राइट्स ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, ह्यूमन की सब्जेक्ट्स की जो राइट्स होती है, लोगों की जो राइट्स होती है, हक हुकूक होती है, उनके साथ आप सेंसिटिव होना चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिसर्चेबल प्रॉब्लम, जो रिसर्चेबल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आपने सिग्निफिकेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिस पर आपने रिसर्च जो है करना है, ये चीज़ें आपके अंदर आइडेंटिफिकेशन करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेटिंग कंज्यूमर ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, जितने भी रिसर्च फाइंडिंग्स होते हैं उसको भी आपने अच्छी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करना होता है। As a coordinator, nurses as a coordinator helps shapes and relationship between nurses and clients. Nurses और clients के बीच में जितने भी उनके अंदर relationship बनते हैं उसको एक अच्छी तरीके से एक shapes में एक relationships उनके दरमियान लाने की आप कोशिश कर रहे होते हैं एज ए कोऑर्डिनेटर। और जितने भी सपोर्ट पर्सन्स होते हैं, जो नर्सिस और सपोर्ट पर्सन, उनके बीच में भी आप एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। और नर्सिस और कोलीग्स के बीच में, जो नर्सिस होते हैं और कोलीग्स होते हैं, जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ भी आप रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पर। इन दिस कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इसमें आपका कम्युनिकेशन, जब तक आपका कम्युनिकेशन जो अच्छी नहीं हो, आप एक नर्स और एक क्लाइंट के बीच में अच्छी रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते। जब तक आपकी अपनी कम्युनिकेशन अच्छी ना हो, आप अपनी अच्छी क्लाइंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन ना हो, तो आप एक नर्स का और दूसरे क्लाइंट के साथ आप कम्युनिकेशन आप डेवलप नहीं कर सकते, उनके साथ रिलेशनशिप आप डेवलप नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन वो क्या चीज़ होती है, आपकी जितने भी नर्सिंग एक्शंस होते हैं उसको फैसिलिटेट कर रहा होता है, उनको रास्ता दिखा रहा होता है। जब भी आप नर्सिंग एक्शंस करते हैं तो उस वक़्त आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही फैसिलिटेट कर रहा होता है, आपको इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो तो जो भी आप नर्सिंग एक्शंस लेते हैं तो उसको अच्छी तरीके से मतलब सक्सेस हो जाते हैं आपकी। आप अच्छी तरीके से क्लाइंट को समझेंगे और जो भी उसके साथ प्रॉब्लम है वो आपके साथ शेयर करेंगे। द नर्स कम्युनिकेट्स टू अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू नर्सिंग इंटरवेंशंस planned and implemented for each client.
ये एक नर्सिंग जो नर्सिंग के अंदर जो कम्युनिकेशंस होती है, क्या करते हैं, एक नर्स जब नर्सिंग प्रोसेस जब डेवलप कर रहे होते हैं, तो वो दूसरे हेल्थ केयर पर्सनल के साथ भी उस नर्सिंग इंटरवेंशंस को जो आप जो अप्लाई करते हैं या प्लान करते हैं, और किसी भी क्लाइंट के लिए वो दूसरे हेल्थ पर्सनल के साथ वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि मैं जो ये प्लान कर रहा हूँ और इसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो ये मैं इस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, ये डायग्नोसिस है। तो उसके साथ दूसरे हेल्थ केयर टीम्स के साथ भी आप डिस्कस करते हैं, इससे आपकी नर्सिंग प्रोसेस भी अच्छी हो जाती है। एक्सपेंडेड केयर रोल्स में सच एज दोज ऑफ नर्सिस प्रैक्टिशनर, एक नर्सिस प्रैक्टिशनर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। आपका एक्सपेंडेड केयर रोल्स है, नर्स मिडवाइफ के तौर पर भी, नर्स एजुकेटर में भी, आप रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, और नर्सिस एनेस्थेटिस्ट में भी काम कर सकते हैं, और एलो ग्रेटर इंडिपेंडेंसी, जितने भी जो फील्ड है ये आपको एक ग्रेट इंडिपेंडेंसी और ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पर्सनलाइजेशन जो है ना, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप एक प्रोफेशनलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक बंदा प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जा रहा होता है, प्रोफेशनल करेक्टरिस्टिक की तरफ जा रहा होते हैं। तो फ़र्ज़ करें आप इसी प्रोफेशन के अंदर आए, नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर आए, तो आपके अंदर जो प्रोफेशनल जो करेक्टरिस्टिक है वो डेवलप टाइम के साथ साथ होता है। तो उस टाइम को क्या करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है आपको एक प्रोफेशनल नर्स बोलते हैं, तो इसकी ड्यूरेशन को आप क्या बोलोगे, प्रोफेशनलाइजेशन होता है। एक प्रोफेशनल बंदा अपनी एक प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जा रहा होता है, तो उस ड्यूरेशन को, उस टाइम को आप क्या बोलोगे, एक उस बिकमिंग, इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, आप प्रोफेशनलाइजेशन बोलते हैं, जो कि आप बहुत आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर होते हैं, जो कि आपकी ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपके अंदर प्रोफेशनल जो करैक्टरिस्टिक होती है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको आप क्या बोलोगे, आप एक प्रोफेशनल पर्सन कहलाए जाएंगे बाद में। तो उसके जो ड्यूरेशन होते हैं, जब आप किसी प्रोफेशन के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल इंगेज होते हैं, तो आपको चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होता, और टाइम के साथ साथ आपके अंदर जो प्रोफेशनल करैक्टरिस्टिक आती है, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, प्रोफेशनलाइजेशन बोलते हैं। कंडक्ट करते हैं एम्स को, और एक क्वालिटीज़ आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, आपके अंदर कुछ मकसद एक अंदर मतलब क्रिएट होते हैं कि मैंने अपनी प्रोफेशंस के अंदर क्या आपका एम्स होता है, आपकी क्या क्वालिटीज़ होती, और कैरेक्टराइज करते हैं, और आपकी प्रोफेशन को वो मार्क कर रहा होता है, आपकी प्रोफेशनल, आप किस हद तक प्रोफेशनल पर्सन है, किस हद तक आपकी प्रोफेशन अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफेशनलाइजेशन के दौरान हो रहा होता है। Qualities are typical features of a profession or professional, a collection of attitudes, आपकी actions, और suggest करता है knowledge और technical skill को। जब आपके पास knowledge और टेक्निकल स्किल्स जब तक आपके पास अंदर नहीं है, तो आप एक प्रोफेशनलाइजेशन की प्रोसेस से नहीं गुज़र सकते हैं। तो प्रोफेशनलाइजेशन की प्रोसेस से गुज़रने के लिए आपके अंदर नॉलेज आनी चाहिए, उसके बाद आपकी टेक्निकल स्किल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, तो ये सजेस्ट कर रहा होता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिज्म में प्रोफेशनलिज्म के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होती है, इसमें कंसर्न करते हैं आपकी पैशन की वेलफेयर जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर नर्सिंग प्रोफेशन में आपकी पैशन की वेलफेयर के लिए आप काम करना, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं प्रोफेशनलिज्म में। इंडिविजुअल्स बाउंड टुगेदर बाय कमिटमेंट, आपने इंडिविजुअल्स को क्या करना है, बाउंड करना है कमिटमेंट के ज़रिए से। स्पेशलाइज्ड आपके पास बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, और आपकी सेल्फ रेगुलेशन हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते, एक सेंस ऑफ कंट्रोल आप डेवलप नहीं कर सकते, तो एक प्रोफेशंस के अंदर आप नहीं आ सकते। एक प्रोफेशनलिज्म की करेक्टरिस्टिक में उसकी प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं कर रहे। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और आपके पास इंटेग्रिटी होनी चाहिए, यानी कि जोश और जज्बा। जब तक आपके पास जोश और मतलब जज्बा नहीं हो, तो आप उस प्रोफेशन के अंदर आप आगे नहीं जा सकते, आप अपनी वैल्यूज़ को नहीं बढ़ा सकते, आप अपनी मैक्सिमम लेवल तक नहीं जा सकते, और आप क्लाइंट की अच्छी तरीके से, आप कम्युनिटी की या अपनी फैमिली मेम्बर्स की अच्छी तरीके से आप केयर नहीं कर सकते, उनको आप बेस्ट नहीं दे सकते हैं। और ऑनेस्टी तो बहुत ही लाजमी होती है, जब तक आप ऑनेस्ट नहीं हो,
किसी भी प्रोफेशन के साथ आप लंबे अरसे तक स्टे नहीं कर सकते। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही लाजमी होते हैं सोसाइटी के साथ। सर्विसेज टू दी पब्लिक, आप जब तक आप पब्लिक को सर्विस नहीं देंगे, आपकी प्रोफेशनलिज्म को आप उसकी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। उसके लिए बहुत ही मस्ट होते। इथिक्स होनी चाहिए, आपकी बिहेवियर अच्छी होनी चाहिए, और पेशेंट की ऑटोनॉमी और डिग्निटी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और सोशल जस्टिस भी आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म में आते हैं। अब प्रोफेशनलिज्म क्या चीज़ होती है? प्रोफेशनलिज्म जो है रिफर्स टू प्रोफेशनल कैरेक्टर, स्पिरिट और मेथड्स। इट इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, अ वे ऑफ लाइफ दैट इम्प्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। प्रोफेशनलिज्म जो है ये एक आपके अंदर प्रोफेशनल कैरेक्टर जब आते हैं, प्रोफेशनल स्पिरिट आते हैं, प्रोफेशनल जो मेथड्स जब आप किसी प्रोफेशनल बंदे के अंदर आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलोगे आप? प्रोफेशनलिज्म बोलोगे। जब तक आपके अंदर प्रोफेशनल कैरेक्टर ना हो, आपके प्रोफेशनल इथिक्स ना हो, प्रोफेशनल जो स्पिरिट होती है और जो तरीका होता है प्रोफेशनली तरीके से आप जो काम करते हैं उसको रिफर्स करा होता है, उसको रिप्रेजेंट करा होता है। तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब ही यही है। आपके अंदर किसी भी अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई कैरेक्टर है, अगर आपके पास आप मेथड्स है, आपके अंदर कोई मेथड्स है, आपके अंदर प्रोफेशनल इथिक्स है, तो उसको शो कर होते हैं। फ़र्ज़ करें आपके अंदर अभी आप नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो आपके नर्सिंग जो प्रोफेशनल कैरेक्टर आपके अंदर आनी चाहिए। आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पिरिट होनी चाहिए, आपकी ऑनेस्टी आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रोफेशनलिज्म में आते हैं। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, अ वे ऑफ लाइफ दैट इम्प्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट को इम्प्लाइज कर रहा होता है, उसको शो कर रहा होता है। तो यहाँ तक था जी आज का हमारा लेक्चर, जो कि हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया, और जितने भी रोल ऑफ़ नर्सिस और रोल ऑफ़ नर्सिस के जितने भी जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उनसे रिलेटेड कोई भी अगर किसी को डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शंस के थ्रू भी पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को जो पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई भी किसी को भी फिर भी क्वेरी है, तो अगर आप कमेंट सेक्शन हमारी व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए से भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।